अब चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग ईएमआई को समझ चुके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इसका परिभाषा मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, अगर इसको समझना है तो पिछला वीडियो देख लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैंने अपना पिछले वीडियो में दिया है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी चालक के किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके सिरों के बीच, ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो फैराडे साहब हैं उन्हें इस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ नियम निकाले। उस नियम को हम लोग यहाँ समझ लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया फैराडे साहब ने, कि एक अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया। ये अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, ठीक है। बी जो है वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब वो चेंज कर रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। या तो ये चेंज कर रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। अब इसमें एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा, ठीक है। तो फिर क्या देखा कि इस कंडक्टिव कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसके चलते, ठीक है, अगर ये क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट, मतलब करंट इंड्यूस हो गया। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो हम लोग ये लेंज लॉ से, या हाँ, लेंज लॉ से हम लोग समझते हैं। तो अभी डायरेक्शन पे विचार नहीं करना है, ठीक है। अभी डायरेक्शन पे विचार नहीं करना है। डायरेक्शन के लिए हम जब वो पढ़ाएंगे ये लेंज लॉ, तो उसमें हम बताएंगे। अभी जो बता रहे हैं इसको समझिए कि ये जो है अंदर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका नेचर वेरिएबल है। तो इसमें कंडक्टिव कॉइल रखा तो क्या देखा कि एक करंट इंड्यूस हो गई। इंड्यूस करंट का मतलब ये हुआ कि बिना छुए जादुई रूप से वो करंट उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो पहला ये सिचुएशंस हुआ। अब दूसरा सिचुएशंस ये है कि मान लीजिए कि आप ये अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, आप बाहर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लीजिए अबरी बारी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब न बढ़ रही है न घट रही है, जितना है उतना है।
इसमें तो मान लीजिए कि बढ़ रही थी या घट रही थी, जैसे हम ले सकते हैं 5t, ये मैग्नेटिक फील्ड को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 5t ले सकते हैं, t जहाँ टाइम है। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये 5 टेस्ला, 2 सेकंड में 10 टेस्ला, 3 सेकंड में 15 टेस्ला, ये वेरिएबल था। लेकिन अगली बार कांस्टेंट लिया, मान लीजिए कि 2 टेस्ला, तो वो न बढ़ रहा है न घट रहा है। अब इसमें जहाँ तक घटने की बात है तो मैं कर सकता हूँ 5/t, तो अब वो क्या होगा, समय के साथ घटता जाएगा। t यहाँ समय है, तो 1 सेकंड में 5 टेस्ला, अब 2 सेकंड में क्या होगा, 2.5 टेस्ला हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, t बराबर 2 रखेंगे, तो ये घट रहा है। तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर एक कॉइल को ऐसा रखा जो कि या तो एक्सपैंड कर रही है या श्रिंक कर रही है, ये मतलब सिकुड़ रही है या फैल रही है, सीधी बात। तो भी देखा कि भाई इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, और अगर ये क्लोज्ड है तो इसमें करंट भी इंड्यूस हो जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन हम लोग अगले लेसन में देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, क्लॉकवाइज क्यों होता है। यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं समझना है, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को। तो देखा कि भाई करंट जो है इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस करंट हो रही है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कांस्टेंट रखा, और इसमें जो कंडक्टिव कॉइल है इसको रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। तो जब रोटेट करा दिया तो भी देखा कि इसमें जो है वो क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, और क्लोज है तो इसमें जो करंट है करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो इंड्यूस करंट को हम लोग जनरली आई डैश से निरूपित करते हैं, इंड्यूस करंट को, ठीक है। तो ये सारी बातें देखने के बाद उसके दिमाग में आई कि तो भाई ये करंट उत्पन्न हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने फ्लक्स बताया था, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा। तो देखिए ये फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है बी पे, ए पे, थीटा पे, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखिए ये चेंज फ्लक्स है, समय के साथ फ्लक्स बदल रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इसमें जो है वो एरिया चेंज हो रहा है, इसमें एरिया चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है बी का, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल है एरिया का। अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। और साथ ही ये थीटा पर भी निर्भर करता है, थीटा ओ एंगल होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि थीटा ओ एंगल होता है, फिर से समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर ये एरिया वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
तो कहने का मतलब कि इसका कंपोनेंट जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो वहीं फ्लक्स हो जाएगा ना, तो ये इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही फ्लक्स माना जाएगा बी का। बाकी एक कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। ठीक है। तो थीटा का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो देखिए इसमें वो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई और एरिया वेक्टर ऐसे है। अब जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये एरिया वेक्टर वाला एंगल देखिए ऐसे एंगल बदल रहा है, ऐसे एंगल क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, जिसके कारण फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स एंगल पर भी निर्भर करता है। तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज के कारण ये होता है। ठीक है। तो उसी पर ये नियम निकाला, तो इसको मैं मिटा देता हूं और फैराडे का जो दो नियम है हम लोग देखेंगे। पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, FIRST, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। तो उसमें क्या कहा कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज with linked conductor and EMI is induced in conductor। इसको मैं लिख दे रहा हूं कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो या मान लीजिए एरिया, सरफेस एरिया जो है वो वैरी कर रहा हो, अथवा जो एंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वो वैरी कर रहा हो, या तीनों वैरी कर रहा हो, या दो वैरी कर रहा हो, या तीनों में से कोई एक वैरी कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ लिंक्ड कंडक्टर, विथ लिंक्ड कंडक्टर, ठीक है, if the magnetic flux is changed with linked conductor and EMI is induced in conductor and
EMI is induced in conductor. EMI कर रहे हैं, EMF, ओह, विद्युत वाहक बल, EMF इज इंड्यूस इन कंडक्टर, ये बात कहा। दूसरी बात का कहा कि इफ द coil is closed, अगर मान लीजिए कि जो यहाँ कंडक्टिव लगा दीजिए, कॉइल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव कॉइल होना चाहिए। इफ द कंडक्टिव coil is closed, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। if the conductive coil is closed and induced current flows through it, and induce current flows through it, पहला चीज का, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, if there is a relative motion between coil and magnet, कॉइल और मैग्नेट में से किसी, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। हम समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट ऑन EMF इज इंड्यूस इन कंडक्टिव कॉइल, ऑन EMF इज इंड्यूस, EMF का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो ऑन EMF इज इंड्यूस इन कंडक्टिंग कॉइल, इन कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। और इफ इट इज क्लोज सर्किट, if it is close सर्किट, जब वो सर्किट क्लोज होगा कॉइल का, तो क्या होगा, वहां पे इंड्यूस करंट होगा, ठीक है ना। तो इट इज क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट, इफ इट इज क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट, और ये कब तक होता रहेगा, ये भी बात है। मान लीजिए कि जब तक फ्लक्स चेंज करता रहेगा, जब ही फ्लक्स चेंज करना रोक दिया, ठीक है, तो ये EMF, इंड्यूस EMF भी रुक जाएगा। और मान लीजिए इंड्यूस EMF का मतलब पोटेंशियल समझिए, ठीक है, तब करंट बनना भी रुक जाएगा, इंड्यूस करंट
नहीं होगा। इफ चेंज इन फ्लक्स स्टॉप द इंड्यूस ईएमएफ इज स्टॉप। इफ चेंज इन फ्लक्स स्टॉप, change in flux stop induce EMF, induce EMF stop or induce current stop। ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ। इसको देख लीजिए तो हम समझा देते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ एक छोटा सा बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और यहाँ मैग्नेट लगा दीजिए NS, और मैग्नेट का मोशन इधर करा दीजिए। तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते हैं अक्सर कि इसकी फील्ड ऐसे होती है, ऐसे होती है, फिर इस तरह, और फिर N से कहाँ जाता है, N से जाता है S में, और इधर ऐसे जाता है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से होती है। तो जब हम मोशन इधर करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इधर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो क्लोज सर्किट लूप है इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर परपेंडिकुलर जाएगी वो अधिक मात्रा में जाएगी। ज्यों-ज्यों ये नज़दीक आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। यानी कि फ्लक्स जब इंक्रीज करता है इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और चूंकि ये सर्किट क्लोज है तो अब इसमें जो है वो करंट फ्लो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो पारा है वो ऐसे दिखाए, ये जो सुई है वो ऐसे दिखाएगी कि इसमें करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन की बात हम अगले में समझेंगे। आई डैश इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक तो ये हुआ कि फ्लक्स चेंज के कारण जो होता है इसमें ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ होता है, और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें इंड्यूस करंट भी होता है। ये फैराडे का ये पहला लॉ हुआ। दूसरा बोला कि रिलेटिव मोशन की बात कही। देखिए इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अब मान लीजिए कि कोई रिलेटिव मोशन का मतलब है कि मान लीजिए कि ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये मोशन कर रहा है, तो भी क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। अगर दोनों मोशन कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये भी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये रिलेटिव मोशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इस स्थिति में फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जितने ये आगे भागेगा उतना इसका ये पीछा करेगा। तो वो जो होता है वो सेपरेशन वहीं बना रहेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन जीरो हो गई। लेकिन ज्यों ही मान लीजिए कि ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाए, ये 8 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर,
तो क्या हुआ, यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने लगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जरूरी है, या तो फ्लक्स वेरिएबल हो, या जो है कंडक्टिव कॉइल और मान लीजिए मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो फ्लक्स चेंज करेगा। नहीं तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो फ्लक्स चेंज करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है, और कॉइल जो हो मूव कर रहा हो, कंडक्टिव कॉइल, तो भी क्या होगा, उसमें फ्लक्स चेंज करेगा। घूम रहा हो तो फ्लक्स चेंज। या मान लीजिए कि कॉइल का एरिया जो हो वो बढ़ घट रहा हो तो भी फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल जो हो वो वैरी कर रहा हो तो भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। इन सारे स्थिति में वहां जो होगा वो इंड्यूस ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस करंट भी होगा। ये ध्यान रखना है कि इंड्यूस करंट तभी होगा जब सर्किट क्लोज होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो केवल ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये भी बात ध्यान रखना है। सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो ओनली ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट होगा। तो ये इसका प्रथम लॉ है, तो इसको हम समझा दिए। अब थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे सर्किट पे, कि जो सर्किट क्लोज नहीं हो, मान लीजिए, तो करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा। मैंने क्या कहा कि सर्किट क्लोज नहीं हो तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब कि वो पोटेंशियल, सीधी बात। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब कि पोटेंशियल। जिसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया और मान लीजिए कि इसमें हमने कोई कंडक्टिव चीज रख दी जो कि क्या है, क्लोज नहीं है, इसी तरह से है, और ये जो है वो वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस करंट जो है वो पैदा होगा। ये इंड्यूस करंट कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा तो मान लीजिए कि इस तरह से पैदा होगा, ये प्लस ये माइनस। अगर ये क्लोज नहीं है, मान लीजिए ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, तो करंट बहेगी कैसे,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगी कैसे? इसीलिए क्लोज होना जरूरी है, क्लोज सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, लूप क्लोज होना जरूरी है। तो इस पर बात आ गया। अब चलिए फैराडे का जो सेकंड लॉ है उस पर हम लोग विचार करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या है? तो ये सेकंड लॉ कहता है कि द मैग्नीट्यूड is induced EMF. The magnitude of induced EMF the magnitude of induced EMF is directly proportional to, ठीक है, या हाँ प्रोपोर्शनल टू लिख दीजिए, यहाँ डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो लगा भी सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू the rate of change of flux. The rate of change of flux. फैराडे साहब ने ये बात कही अपने सेकंड लॉ में। ठीक है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ मैग्नेटिक लिख लीजिए, मैग्नेटिक। यहाँ चाहे तो आप डायरेक्टली लगा भी सकते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानी जो है, जैसे ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब जो है वो फ्लक्स चेंज करेगा। ठीक है, अब उसकी मैग्नीट्यूड की जहां तक बात आती है ईएमएफ की, तो उसके लिए ईएमएफ देखिए, ईएमएफ को कोई किताब ऐसे लिखता है, कोई ऐसे भी लिखता है। जिस तरह से ये क्या है, ये ईएमएफ का सिंबल है, ईएमएफ का सिंबल। तो अब इसको जब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखिए रेट ऑफ ये ईएमएफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हुआ एवरेज। एवरेज के लिए ये होता है ना डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मान लीजिए वहीं इसको मॉड में लिख दीजिए, दरअसल इसकी साइन जो होती है निगेटिव होती है, तो हम लोग अगले जो है लेंस लॉ में पढ़ेंगे। लेंस लॉ में इसकी साइन जो होती है वो निगेटिव होती है। कैसे होती है, अभी केवल मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो, जैसे ई है तो अब इसका कांस्टेंट एक ले लीजिए,
एक होता है कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम मॉड फॉर्म एवरेज का। और मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस निकालना हो, उसके लिए इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं d∅dt, ये एवरेज के लिए होगा, ये इंस्टेंटेनियस के लिए हुआ। तो ई इंस्टेंटेनियस करेंगे तो इसका जो d∅ यहाँ जो है, इसका जो है कांस्टेंट 1 हो जाएगा, d∅dt, इसका मॉड ले लेंगे, एक कांस्टेंट आएगा जो कि 1 के बराबर होगा, तब इसे वो क्या कर देगा, इक्वेट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंड्यूस ईएमएफ। ये जो हम बताए वो बताए इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, फैराडे लॉ से। उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। जहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आता है तो हम लोग जनरली टाइम से ही डिवाइड करते हैं, टाइम से ही डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि मान लीजिए डेल वी बाई डेल टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एवरेज वेलोसिटी। और जब ही लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी तरह से ये है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं इंड्यूस करंट पे। इंड्यूस करंट, तो देखिए आई बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और मान लीजिए कि वो जो क्वाइल है, कंडक्टिव क्वाइल है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r ओम है। तो इतना हो गया। अब जहां तक इंड्यूस करंट की बात है, तो ये तो ईएमएफ है ना, ईएमएफ को पोटेंशियल समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईएमएफ को क्या समझिए, पोटेंशियल समझिए। ठीक है, तो यहां हम अगर लिखेंगे आई इंड्यूस, ठीक है, तो पोटेंशियल के जगह ये मान दे देंगे, ये पोटेंशियल, तो मतलब कि डेल फाई बाई डेल टी मॉड में रख देंगे इसके जगह, और इंटू 1/r, ये इंड्यूस करंट हो गया। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये एवरेज के टर्म में हुआ। इंड्यूस करंट क्या है, ये एवरेज। और मतलब इंड्यूस करंट को आई डैक्स से भी लिखते हैं, तो आई डैक्स एवरेज लिख दीजिए इसको सीधे, इसको लिख दीजिए आई डैक्स एवरेज। अब आई डैक्स इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, d∅ dt इंटू 1/r। ठीक है, यहां तक तो कोई, देखिए दरअसल ये जो ईएमएफ है, इसका मान होता है माइनस में, इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम मॉड फॉर्म में लिखते हैं एवरेज के लिए। और मान लीजिए इंस्टेंटेनियस लिखना हो इंड्यूस ईएमएफ का, तो इसका मान हो जाएगा d∅ माइनस d∅/dt।
ठीक है, तो ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ हुआ। तो सारी चीज हमने बता दी, इसको देख लीजिए और यहीं पे इसको हम लोग स्टॉप करते हैं।